चलिए, कल आपको बोला गया था बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ था ना, उसके पाथ को हम लोग डिस्क्राइब किया था। एक था स्ट्रेट लाइन, दूसरा था आपका कैसा सर्कुलर, तीसरा बनता बेटा हेलिकल। थर्ड टाइप का जो कंडीशन बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, हेलिकल कहते हैं। ठीक, तो जब बात करते हैं आप हेलिकल का, तो हेलिकल में क्या होगा, अगर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहे हैं बेटा, वो अदर देन 0 और 90, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है, एंगल जो आपका फॉर्म करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा और 0 के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो उस केस में जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। आप बेटा पहले दिन आए हो, कहाँ से हैं? दबौलिया बाजार, आप लोग के साथ में हैं बेटा। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे पाथ जो आपका होता है बेटा वो कैसा होगा, हेलिकल होता है। ठीक, तो कंडीशन होगी अगर आपका एंट्रेंस जो एंगल ऑफ एंट्रेंस है वो थीटा की वैल्यू 0 और 90 के क्या हो, बीच में अगर क्या करता लाई करता है, तो उस कंडीशन में हमारा वो पाथ कैसा होगा, हेलिकल। होने का कैसे दिखाएंगे हम लोग बेटा, मान लो ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपके हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इंटर करते हैं v वेलोसिटी सपोज इंटर कर रहा है, कभी बेटा एंगल थीटा है। ठीक, तो उस केस में एंगल कितना है, थीटा है। अगर थीटा एंगल पे वो इंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, ये v है ऊपर बेटा, वेलोसिटी क्या लिया आपने, अगर ये v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है तो इसके पास देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर की तरफ v क्या cos थीटा, और दूसरा वाला हो जाएगा क्या v sin थीटा, v cos थीटा v sin थीटा। तो एक कंडीशन आपका बनेगा v cos थीटा, दूसरा हो जाएगा क्या v sin थीटा। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो रहा था, कल अभी हम लोग डिस्कस किया था, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, तो जब लिया था आपका फोर्स एफएम की वैल्यू होता था v sin थीटा। ठीक, तो यानी कि जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, कौन वाला है, v cos थीटा वाला है, उसकी वजह से क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो आपका क्या v cos थीटा कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, और जब 0 होगा तो उसकी वजह से कोई भी वहां पे फोर्स डेवलप नहीं होगा। बट जो आपका v sin थीटा वाला कंपोनेंट है, कौन सा, ये v sin थीटा यानी vy कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो इसकी वजह से आपका फोर्स डेवलप होगा। अब देखो यहाँ दो कंडीशन है, जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा उसे आप इस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके इधर की तरफ ले जाना चाह रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऐसे आगे की तरफ सर्कुलर पाथ गेन करना चाहेगा, और ये v cos थीटा की वजह से क्या करेगा, पावर डायरेक्शन में आगे आएगा। तो नेट इसका जो पाथ हो जाता है बेटा, नेट जो पाथ आपका होगा ना तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा और ना ही सर्कुलर होगा, बल्कि ये हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। कैसा हो जाता है, हेलिकल पाथ का फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरह से वो इमर्ज आउट हो जाएगा फील्ड से बाहर। ठीक, ये कंडीशन आपकी होती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किस पे है, किसी थीटा एंगल पे अगर इंटर कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका पाथ कैसा होगा, तो इसी को हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं। ये लूप बराबर बराबर बनेंगे, फिलहाल यहाँ बनाने में थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, तो ये लूप जो बनेंगे ना वो सिंगल साइज के बनेंगे। ठीक, और दो के बीच का जो सेपरेशन होगा उसे को हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहा जाता है, पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक, उसकी जो वैल्यू आपकी होगी वो सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम सेम रहेगा। तो ये केस आपके होते हैं, इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर लेते हैं। कैसा पाथ होगा, तो पाथ अगर बोलेंगे तो हेलिकल होगा, और आपका एंगल क्या होना चाहिए हेलिक्स के लिए, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितना 90 डिग्री, यानी थीटा 0 और 90 के बीच में हो, थीटा 0 और किसके 90 के बीच में अगर किसी एंगल पे आप क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन उसका पाथ जो होता है बेटा वो हेलिकल होता है। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए फिर लिखा जाए।
नब्बे ज्यादा होगा तो इस डायरेक्शन में अपोजिट में होगा, वो डिपेंड करेगा क्या, चार्ज जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करती जाएगी, और अगर नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक, जो कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं 0 to 90, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक, हो गया, लिखिएगा। when a charge particle is moving at an angle theta to the field ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा, थीटा नॉट इक्वल टू 0, 90 डिग्री और 180, अपोजिट लाएंगे तो भी वही कंडीशन बनेगी। ठीक, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इनके अलावा किसी एंगल पे अगर हम लोग उसको प्रोजेक्ट करें, कोई भी एंगल 90 180 के बीच में भी हो सकता है बेटा, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो कितना, 0 और 90 के बीच में लिया जाता है, बट वो 90 to 180 के बीच में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उस केस में हो गया आपका थीटा नॉट इक्वल टू 0, 90 और 180 डिग्री, लिखिएगा 0, 90 और क्या लिखा आपने, 180 डिग्री लिखना। देन पार्टिकल डिस्क्राइब ए पाथ कॉल्ड हेलिकल या हेलिक्स, तो अगर 0, 90, 180 के अलावा किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा। कैसा होगा, पाथ विल बी हेलिकल, यानी कि हेलिक्स का फॉर्मेशन करेगा। आगे लिखिएगा। अब हम लोग बेटा वहीं से रिलेट कर लेंगे जो कल आपने पढ़ा था सर्कुलर पाथ के लिए। ठीक, याद करो, कितने लोग याद है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना था, रेडियस का फार्मूला क्या आया था, पहला बेसिक फार्मूला, अरे mb बाई क्यूबी के बराबर होता था। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो होता था r इक्वल टू mb बाई क्या, क्यूबी होता था। ठीक, तो r की वैल्यू mb बाई क्यूबी के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब वहां पे b जो होता था वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड था। कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था बेटा, तो r इक्वल टू लिखा था कितना, mb बाई क्यूबी। यहाँ पे b जो होता था ना वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड था। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर टू द फील्ड कौन कंपोनेंट है, b sin थीटा है। तो केवल यहाँ पे जो रेडियस ऑफ हेलिक्स होगा बेटा, ये जो रेडियस ऑफ हेलिक्स आपका बनेगा, इसकी जो रेडियाई होगी वो v की जगह पे हम लोग यहाँ पे v sin थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, v sin थीटा लेंगे। r इक्वल टू mb बाई क्यूबी था, तो वहां पे होगा mb sin थीटा अपॉन q इंटू v, क्योंकि मास वही है, चार्ज वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंज केवल आ रहा किसमें, वहां पे जो हम लोग परपेंडिकुलर टू द फील्ड ले गए थे, तो वहां पे ये वैल्यू v के इक्वल हुआ था, अभी यहाँ पे ये वैल्यू v sin थीटा के इक्वल है। तो रेडियस के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर ये है, ये नहीं है, ये तो आगे की तरफ मूव करा रहा है। ठीक, ये पिच के लिए रिस्पांसिबल है, रेडियस के लिए हमारा ये कंपोनेंट रिस्पांसिबल है। तो जहां mb लिखा था बेटा, यहाँ पे रेडियस ऑफ हेलिक्स जब हम लोग लिखेंगे, रेडियस ऑफ क्या, हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स आप लिखोगे जब, तो इसकी वैल्यू r की वैल्यू mb क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन q इंटू बी। वहां पे होता था mb अपॉन क्यूबी, यहाँ mb साइन थीटा अपॉन कितना हो गया, क्यूबी के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन हो गया रेडियस ऑफ द हेलिक्स, यानी हेलिकल पाथ जो बनेगी उसकी रेडियाई कितनी होगी, तो r की वैल्यू होगी बेटा mb अपॉन क्यूबी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, तो पहला कंडीशन आपका ये बन जाता है, लिखिएगा। सेकेंड, हम लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था,
किसका, टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था। अब टाइम पीरियड वहां होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन था उसे आपने कहा था टाइम पीरियड, यही कल लिखा था ना। तो टाइम पीरियड वहां पे फार्मूला याद करो 2 पाई एम, ठीक, अपान क्या क्यूबी लिखा था, 2 पाई एम बाई क्यूबी। अब यहां पे देखो बेटा हमारा चेंज किस में हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा है ना। और उस फार्मूले में हमारा क्या आया था, टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड जो था, टाइम पीरियड आपने लिखा था, ठीक, पढ़ लेते हैं जी, अब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है यार। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जब आप लिखोगे तो टी इक्वल टू वहां पे लिखा था 2 पाई इंटू एम अपान क्यू इंटू बी। बेटा यहाँ पे वेरिएबल जो कंपोनेंट था वेलोसिटी था हमारा, वेलोसिटी है ही नहीं है यार। तो वेलोसिटी है नहीं तो क्या टाइम पीरियड पे कोई चेंजेस आएंगी। तो दैट मींस टाइम पीरियड का फार्मूला चाहे वो हेलिकल पाथ पे पास क्या करे, कंप्लीट करे, या सर्कुलर पाथ पे, दोनों के लिए फार्मूला जो रहेगा वो सेम सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट है ही नहीं जो यहाँ पे चेंज हो रहा था, ठीक। तो उस केस में टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी के क्या रहेगा, रिमेन्स सेम सेम। तो लिख लीजिएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ किसका, हेलिक्स, तो टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा तो फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा एन इक्वल टू 1 अपान टी या न्यू इक्वल टू 1 अपान टी पढ़ा होगा, ठीक। तो उस केस में अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे ना बेटा, फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो 1 अपान क्या होता है टी, और टी की जगह पे है कितना 2 पाई एम बाई क्यू इंटू बी। ये फैक्टर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू वी अपान 2 पाई इंटू एम, यानी कि नाइदर फ्रीक्वेंसी ना टाइम पीरियड अफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन अगर आप चेंज कर रहे हो, यानी कि परपेंडिकुलर से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ना तो उसके टाइम पीरियड में कोई चेंज होगा, ना ही उसके क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आएंगे। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों रिमेन्स क्या रह जाएगा आपका, सेम सेम होगा। दिखा दीजिए, एक टर्म आता है बेटा पिच, कितने लोग आइडिया व्हाट इज पिच? पिच किसे कहते हैं बेटा, जैसे हेलिक्स आपने बनाया ना, तो दो कॉन्सेक्यूटिव हेलिक्स के बीच का जो ये सेपरेशन होगा ना, इसी को टर्म देते हैं बेटा पिच। तो एडजेसेंट जो आपके हैं हेलिक्स बन रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस आपका होगा उसी को टर्म क्या देंगे आप, पिच कह लेते हैं, ठीक। एडजेसेंट हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को नाम क्या देंगे आप, पिच कह लेते हैं, ठीक। हो गया। तो देखो जब हम लोग पिच लिखेंगे, पिच, तो उस केस में पिच की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, पी से दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन में किसकी वजह से जा रहा है, v साइन थीटा की वजह से, v cos थीटा की वजह से। राइटवर्ड डायरेक्शन में जो उसका मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू v cos थीटा और v sin थीटा, v cos थीटा, यानी v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से इधर से इधर जा रहा है। और एक हेलिक्स कंप्लीट करने में आपने टाइम का फार्मूला निकाल लिया है, और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम। तो उस केस में यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी है वो इस डायरेक्शन वाला क्या है, v cos थीटा है, तो ये आएगा बेटा v cos थीटा इंटू टी। अब t की वैल्यू रख दो, तो v cos थीटा इंटू टी की वैल्यू देखो हमने लिखा है 2 पाई m बाई क्यू इंटू बी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये फार्मूला बन गया बेटा 2 पाई एम बी cos थीटा बाई क्यू इंटू बी। इसी को टर्म देते बेटा पिच ऑफ द हेलिक्स, क्या बोलेंगे इसे, पिच ऑफ द हेलिक्स कह लेते हैं। यानी कि हेलिकल जो पाथ बनना बेटा उसके पिच की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 पाई एम बी cos थीटा बाई क्यू बी के क्या हो जाएगा, बराबर होता है, तो इसी को पिच कह लेंगे।
एक टर्म इसमें और बनता है कि अगर आपको जहां तक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू दी गई हो, लेंथ ऑफ द फील्ड, जैसे सपोज दैट यहां से यहां तक जो फील्ड अप्लाई हो रहा है वो एल डिस्टेंस आपको दी गई है, ठीक, कितना डिस्टेंस तक, एल डिस्टेंस तक आपको क्या फील्ड अप्लाई हो रहा है, और जो चार्ज आपका इंटर कर रहा है, जो चार्ज आपका क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है, वो किसी एंगल थीटा पे हुआ तो उसके पिच की वैल्यू हो गया 2 पाई एम बी कॉस थीटा बाई क्यू बी के बराबर हो गया। अब अगर पूछा जाए इस एल डिस्टेंस को कंप्लीट करने में ऐसे कितने वो पिचेस कंप्लीट करेगा, ठीक, कितने पिच आपके कंप्लीट, नंबर ऑफ पिचेस अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ, उसको एल से डिवाइड करेंगे, एल में उससे डिवाइड करेंगे, एल को उससे डिवाइड करेंगे। भाई एक पिच कंप्लीट करने में जो सेपरेशन डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे मान लो ये इंड से इस इंड तक जा रहा है आपका चार्ज पार्टिकल, अब यहां से यहां तक जाने की टोटल डिस्टेंस अगर आपको एल दिया गया है और एक पिच की लेंथ आपको क्या है, पी है, तो टोटल कितने पिचेस कंप्लीट करेगा वहां उस इंड तक पहुंचने में, वो टोटल डिस्टेंस एल अपान क्या हो जाएगा, पी के बराबर होगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कंप्लीट करेगा, कितना पिचेस कंप्लीट करेगा, वो टोटल डिस्टेंस अपान क्या पिच वैल्यू, जो पिच की एक वैल्यू है उससे डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो नीचे लिख लीजिएगा, बोले इफ पिच वैल्यू इज पी, इफ पिच वैल्यू इज पी then number of pitches obtained in length L, number of pitches obtained in length L is given as, number of pitches obtained in length L is given as देखो, तो जब हम लोग नंबर ऑफ पिचेस कहेंगे बेटा, एन की वैल्यू होगी लेंथ अपान क्या, एक पिच की वैल्यू, ठीक, लेंथ अपान पिच की वैल्यू, और इसी को अगर आप लिखना चाहते हैं बेटा एल अपान, अभी पिच की वैल्यू हमने लिखा 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपान क्या, क्यू इंटू बी, ये लिखा ना, तो 2 पाई एम बी कॉस थीटा बाई कितना, क्यू इंटू बी, ये क्यू बी बेटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया क्यू बी इंटू एल अपान 2 पाई एम बी कॉस थीटा। ये नंबर ऑफ पिचेस कितने बनेंगे एल डिस्टेंस में, ठीक है, ये यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर दूरी दी गई हो जितने डिस्टेंस तक आपका फील्ड अप्लाई हो रहा है, और एक पिच की वैल्यू आपने फार्मूले से डिटरमाइन कर लिया या ऑलरेडी दिया गया हो, ठीक, तो कितने नंबर ऑफ पिचेस ऐसे कंप्लीट होंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस में एक पिच की वैल्यू से डिवाइड कर दो। जैसे हम लोग क्या कदम एक एक कदम बढ़ा के चलते हैं, तो अगर कहा जाए एक कदम की दूरी एक आधी मीटर है, 50 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, तो कितने कदम आप चलोगे, तो क्या कहते हैं डिस्टेंस अपान एक की जो सेपरेशन होगा उससे डिवाइड कर लेते, सेम कॉन्सेप्ट आपका वही है। हो गया, चलिए, तो ये तो केस आपका होता है हेलिकल पाथ के लिए क्या कंडीशन बनेगी। तो पहला केस हेलिकल पाथ के लिए क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 के अलावा किसी भी एंगल पर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो पाथ आपका हेलिकल मिलेगा, ठीक। दूसरा कंडीशन आपका होता है कि आपको पिच, एक पिच मतलब जो सेपरेट डिस्टेंस आपका होगा एक पिच की वो कितनी होगी। तीसरा आपने निकाला क्या रेडियस जो आपका होगा वो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नंबर ऑफ पिचेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। एक आप करा दिया जाए, लिखिए देखो, a charged particle having charge, a charged particle having charge charge 4 coulomb, particle having charge 4 coulomb is enters
in a uniform magnetic field having value 5 into 10 to the power minus 2 Tesla. Magnetic field 5 into 10 to the power minus 2 Tesla. 5 into 10 to the power minus 2 Tesla, making an angle 60 degree, from the magnetic field. हो गया? From the magnetic field लिखिएगा. If mass of the charged particle is 50 gram, then mass of the charged particle is 50 gram, then determine radius, comma, time period, and value of pitch of helical path. हमें रेडियस निकाल ली बेटा, दूसरा टाइम पीरियड निकालना है, और तीसरा आपका है पिच की वैल्यू क्या होगी. मैंने पकड़ लिया जी, हो गया. वेलोसिटी यदि है तो लगा कर रहे थे, देखो अभी ढूंढ रहे हो, तब तो नीट का पेपर तो 18 घंटा पूरा करोगे. लिखिए, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब 2-3 मिनट हो गए, तुम अभी ढूंढ ही रहे हो कि कहाँ है. वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड बेटा. वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड.
नहीं आया जी? देखो पहला निकाला होगा रेडियस r इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपान क्यू इंटू बी। मास कितना दिया है? 50 ग्राम, 50 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल 60 था, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपान चार्ज 4 मैग्नेटिक फील्ड -2। ये 2 हो गया बेटा 10 जा, और ये 4 5 जा 20, ऐसे काट दिया होता है यार। चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 यानी कि 500 √3 इंटू 10⁻³ अपान नीचे 5 4 जा 20, 20 इंटू 10⁻²। ये पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बचेगा -1, और 22 जा 40 बचा 10, हो गया 125 जा। ठीक, ये ऊपर गया तो 10 पावर हो गया कितना, बचेगा -1, मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 √3, 2.5 √3। अब √3 की वैल्यू भी अगर पुट करना चाहिए तो पुट करके वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से रेडियस आ गया इतना मीटर, कितना हो गया? अगर इसी टर्म में आपको दिया गया तो आप ऐसे रख लीजिएगा, रूट में है। अगर रूट की वैल्यू पुट करके दिया है तो 1.7 क्या 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वहां से वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक, दूसरा पूछा गया था क्या बेटा? टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πm अपान क्यूबी। 2 पाई की वैल्यू ये था 50 इंटू 10⁻³ अपान क्यू की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻² है। ठीक, तो कंडीशन यहाँ भी होगा 5 से 10 टाइम 2 2 जा 2 5 जा, तो बचा हमारा कितना 5 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई कर 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, और 5 3 जा 15, 15 इंटू 10 पावर बचेगा -1, दैट इज 1.57 सेकेंड। कितने लोग आया था? अच्छा, पहला वाला वो भी आया था। तीसरा आपको फाइंड करना था क्या? पिच। तो पिच के लिए फार्मूला क्या पढ़ा बेटा? 2πmb cos थीटा अपान क्यू इंटू बी, यही है ना? तो फिर वैल्यू पुट कर दो यार। 2πm/q भी हमने रखा है, खाली यहाँ cos थीटा अलग से ऐड कर ले रहे हैं भाई। 2πm b cos थीटा की वैल्यू यहीं पुट कर लो। किसका? जो वैल्यू आपने t का निकाला है, अरे भाई b इंटू टी था ना, b cos थीटा इंटू टी, तो उसी फार्मूले लगा दो इतना, और आपको टाइम बच जाएगा। जो हमने निकाल लिया है बेटा t की वैल्यू, तब आप इतना मत कैलकुलेट करो दोबारा, ऐसे कर लो। p इक्वल टू लिखा था आपने क्या? t इंटू v cos थीटा, यही था ना? t की वैल्यू 1.57 कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक, v की वैल्यू आपकी थी कितनी? 4, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 2 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, 5 1 11, 2 1
3, इतना हो गया क्या मीटर। तो पिच की वैल्यू हो गई 3.14 मीटर, टाइम पीरियड हो गया 1.57 मीटर, रेडियस हो गया 2.5 √3 मीटर। ठीक, कितने लोग का सब करेक्ट है? हाँ हाँ जी, अच्छा बी की वैल्यू 20 है, वेलोसिटी 20 है जी, तब कैसे कहा सही है? हैं? अच्छा यहीं तो निकाले थे, तो ये 10 हो गया, तो 15 पॉइंट कितना 7 मीटर। ठीक, तब कोई लोग कहे कि ये भी सही है। अच्छा चल, इसके आगे नहीं बोला है? हो गया, वेलोसिटी 20 था बेटा, 4 नहीं था। जल्दी करिए। अच्छा कितने लोग इसी साल सिलेक्शन चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन सिलेक्शन चाहते हैं? हाथ उठाओ तभी होगा, ऐसे उठाने बिना ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कोई नहीं चाहता है, कल से क्लास बंद है। कितने लोग चाहते हैं? सोच रहे कौन हम उठाए हाथ, बाकी लोग नहीं चाहते हो? नहीं चाहता, कहो तो आप लोग को नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, कल से मत आना, कल से वही आएगा जो सिलेक्शन चाहता है ना। फालतू क्या करना, पढ़ने का टाइम किल करते हो, उससे अच्छा जाओ घूमो खाओ आराम से। हाँ, मतलब तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि हाथ चाहिए भाई बोल रहे हैं तो पढ़ोगे कैसे? हाँ क्यों जी, ऐसे शर्मा रहे होंगे कहीं ऐसा ना कि हम कहीं हाथ चाहते हैं और ना हुआ किसी कारण बस, तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, अरे भाई पढ़ने आ रहे हो यार, ठीक है, जो चाहेगा वही तो पाएगा। हाँ, आप यहाँ नहीं आओगे, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो तभी आपको यह है कि आपका होगा, कोई एग्जाम में देना जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अब फिर कहाँ शर्माते बोलने में यार। हाँ, नेताजी लोग क्या कहते हैं, आपका घर हम सोने का बनवा देंगे और छप्परों में बनवाते हैं। हाँ, तो ऐसा बोला करो ना, ठीक। हाँ, अरे बहुत कुछ उनमें क्या गुण होते हैं जो सीख लिया करिए, अच्छे वाले भी होते हैं। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, लॉरेंज फोर्स। मेरी सरकार आएगी तो चांद पे ले चलेंगे आप लोगों को। हाँ, और ना चांद आता है ना तो हम जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, आप वाली। हाँ, अरे मैं अपनी पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नेताजी बोलते हैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ लिखो, लॉरेंज फोर्स बेटा, अपनी पार्टी यही है। हाँ, हिंदी पढ़ा होगा लॉरेंज बल, ऐसा कुछ बोला गया होगा, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। देखो कितने लोग को आइडिया है बेटा व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? हाथ उठाओ। लॉरेंज फोर्स नहीं पढ़ के आते हो? हाँ, अरे पढ़े रहेंगे तो जरूर ABCD कुछ याद आएगा यार, है ना। जी बताओ भैया। इसी स्थान पर जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है, उसी को लॉरेंज फोर्स। फील्ड होता है तो उसे फोर्स कहता है, उसे लॉरेंज फोर्स कह लेंगे। अगर कहीं फील्ड दोनों है तो उसे लॉरेंज फोर्स कहेंगे। किसी भी पार्टिकल और उसके चार्ज के कारण मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आता है। चलिए बेटे पढ़े हैं, थोड़ा कहने में गड़बड़ हो रहा है। देखो होता क्या बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन से पास आउट हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे हो, अप्लाई हो रहे हो, यहाँ पे नहीं कि वहां पे साथ साथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई हो रहे हो, तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स आपका लगता है उस चार्ज पार्टिकल पे, वो मैग्नेटिक फोर्स यानी Fm, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, दोनों के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग कह लेते हैं रिजल्टेंट में क्या, लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आपका होगा उसी को टर्म दिया जाता है बेटा लॉरेंज फोर्स। If a charge particle is moving such a place at which both electric field and magnetic field are applied simultaneously,
then force, net force acting on the charged particle will be vector sum of the electric force and magnetic force which is termed as Lorentz force। तो उसी को टर्म देते बेटा लॉरेंस फोर्स कहेंगे। तो लिख लीजिएगा लॉरेंस फोर्स बेटा, ठीक है। when a moving charged particle, when a moving charged particle, when a moving charged particle is subjected, moving charge particle is subjected simultaneously, is subjected simultaneously to both electric field E, to both electric field E and magnetic field B, and magnetic field B, then it experiences, both electric force, Fe की वैल्यू होता है बेटा कितना, Q इंटू E, एंड मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू QV इंटू V, ठीक। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो QV क्रॉस V हम लोग लिखते हैं, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स QV लिखिएगा। सो द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स दोनों का है बेटा, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द क्या लिखा है बेटा, चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल पे आपका नेट फोर्स आपका लगेगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, लिखेंगे क्या, F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर FA प्लस वेक्टर FM। FA की वैल्यू लिखा बेटा आपने Q इंटू E, FM की वैल्यू लिखा Q V क्रॉस क्या V। अब यहां से Q देखो दोनों कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस B, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। नेट उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस रिलेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं बेटा। इस रिलेशन से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे किसी चार्ज पार्टिकल को, अगर वो ऐसे रीजन से पास आउट हो रहा है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा Fe और Fm के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी फोर्स को हम लोग कह लेते हैं बेटा लॉरेंज फोर्स। इसी को क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स कह लेते हैं। तो नोट कर लो, हो गया, लिख लीजिए। This force is called Lorentz force. This force is called Lorentz force, and this force is called Lorentz force, and the equation is called, and equation is called क्या कहलाएगा बेटा, लॉरेंज इक्वेशन, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन कहते हैं पूरा, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, LORENTZ है, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो लिख लिया बेटा, तो इसी को बोला लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है कि हमारा जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इनके डायरेक्शन के बेस पे, किसके बेस पे, इनके डायरेक्शन के बेस पे, वो कितने एंगल पे कैसे मूव कर रहे हैं, उसके बेस पे डिफरेंट कंडीशंस बनती है बेटा, ठीक। उस केस के उसके बाद बेस पे डिफरेंट हमारे सिचुएशंस यहाँ से अराइज होते हैं, ठीक है। अब कंडीशन, अगर मान लो चार्ज पार्टिकल, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा वहां पे फोर्स Q इंटू E के बराबर लगेगा। चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, किसी भी एंगल पे हो या रेस्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब वहां पे क्या हो, जो चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, पहला केस। दूसरा कंडीशन आपका होता है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड
है वो आपका वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसे हो एंगल बनाए। दूसरा केस आपका हो गया कि चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो अलग अलग कंडीशन इस इक्वेशन के बेस में हम लोग डिजाइन करते हैं लॉरेंस फोर्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस आपकी होंगी। तो लिख लीजिए अटेंडेंस इसके पास है बेटा, कितने लोग का अटेंडेंस नहीं हुआ भाई, पीछे पास कर दो, आगे करके पीछे पास कर दीजिए। तो लिखिएगा एरो लगा के नोट करो पॉइंट बेटा, डिपेंडिंग ऑन द, नेक्स्ट लाइन से एरो लगा के पॉइंट उसी में नोट करो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ v, वेलोसिटी v, वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा वेक्टर v, कमा वेक्टर e एंड वेक्टर b, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला, वेक्टर b, फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल। उसमें डिफरेंट हमारे सिचुएशंस वहां पे बनेंगे, फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल। ठीक, पहला लिखिएगा फर्स्ट, पहला केस सब हेडिंग करिएगा, व्हेन, देखो व्हेन वेलोसिटी v कमा इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, V, E and B are all collinear, are all collinear, मतलब एक ही लाइन पे हो, एक ही डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तीनों एक ही डायरेक्शन में अगर अप्लाई हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है बेटा, उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है, तो उस केस में क्या वो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा उस पे वो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो कौन सा फोर्स लगेगा, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी Fe लगेगा, Fm की वैल्यू 0 होगी। तो नीचे लिख लीजिएगा अगर तीनों कोलिनियर है, लिखिए इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फोर्स, in this situation magnetic force acting on charged particle, magnetic force acting on charged particle will be 0, magnetic force acting on charged particle will be 0 and only electric force and only electric force will act, only electric force will act, that is Fm की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0 और Fe की जो वैल्यू होगी ये Q इंटू E के क्या हो जाएगा बराबर होगा। ठीक, सो अगर पूछा जाए एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल होगा बेटा उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, हम लोग पढ़ते हैं A = F/m, पढ़ते हैं ना A = F/m, तो F की वैल्यू कितनी है Q इंटू E के बराबर है, तो QE/m के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो वहां से जब निकालोगे एक्सीलरेशन की वैल्यू, सो एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सो एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल E की वैल्यू हो जाएगी बेटा Fe/m और Fe की वैल्यू है Q इंटू E, तो QE/m के बराबर हो जाता है। जो एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल का होगा ऐसे सिचुएशन में वो QE/m के बराबर होगा, QE क्या होगा m के बराबर। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी जो आपकी होगी चार्ज पार्टिकल की अगर तीनों कोलिनियर हैं तो चेंज होंगी या नहीं, हाथ उठाना बोलना नहीं पहले। इफ क्या V, E and B are क्या कोलिनियर, then velocity of the charge particle will be changes or not, हाथ उठाइए। अरे भाई हिंदी में बोले, अगर तीनों एक ही दिशा में हैं
तो उस केस में उसके जो चार्ज पार्टिकल जिस वेग से चल रहा था उसकी वैल्यू बदलेगी या वही रहेगी? वही रहेगी वाले हाथ उठाओ, रिमेन सेम, वही रहेगी। तेज उठाओ, सर के ऊपर हाथ आएगा तभी दिखेगा। 1 और कोई? अच्छा चेंज वाले हाथ उठाओ, चेंज हो जाएगा। 1 2 3 हाथ उठा रही है ऐसे, तो ये सर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए बेटा, नहीं तो कहेंगे हम तो बाल खुजला रहे थे, चूहा आ गया था। हैं? चलो, और बाकी कहाँ है जनता? ये क्यों लोगों क्या है ना, हम सब कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं ना कुछ समझते हैं, खाली हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हाँ दर्शनार्थी। क्यों ऐसे श्रोता ना बनो कि जो कुछ है, वक्ता भी बनना चाहिए। श्रोता हमेशा जिंदगी भर कब तक बने रहोगे आप? चलो देखो, तो कंडीशन क्या होता है? अरे भाई फोर्स लग रहा है यार, एक्सीलेशन है, और किसी पार्टिकल पे एक्सीलेशन है तो क्या वेलोसिटी वही रहेगी? अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी क्या ऐसा पॉसिबल है कि वही रहेगी? तो काहे के लिए इतना सन्नाटा जो है पूरे है? अभी लड़ना हो तो देखो, इतना चाँ चाँ करेंगे बिल्डिंग हिल जाएगी। हाँ तो कंडीशन क्या, अगर एक्सीलरेशन है यानी फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो कभी भी उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, हमेशा वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज होगा। अब वो डायरेक्शन ऑफ क्या मोशन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी घटेगी, बट ऑलवेज चेंज होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी आपको पार्टिकल विल बी चेंजेस। तो ए की वैल्यू हो गया क्यू बाई एम, मैं लिख लो यार, ठीक है, ए इक्वल टू क्या? क्यू बाई एम। सो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, सो लिखो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, velocity of charge particle will be changes, velocity of charge particle will be changes। तो वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल की होगी वो चेंज हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी चेंजेस। हो गया? तो ऐसे सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है बेटा वो चेंज हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी चेंजेस। क्लियर है? चलो, तो ये केस हो गया हमारा किसका बेटा? लॉरेंज फोर्स क्या होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट करिएगा, ये तो तब था जब तीनों कोलिनियर हैं। अगला पॉइंट बनता है अगर तो वो म्यूचुअली कैसे हो? परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन बनेगा? ठीक, तो लिखिएगा अगला सेकंड पॉइंट, इफ या मैंने जो भी लिखा है, इफ वी ई एंड बी, इफ वी ई एंड बी are mutually perpendicular, BE and V are mutually perpendicular। अगर तीनों एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी क्या किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस कंडीशन में ना तो Fe 0 होगा ना तो Fm 0 होगा। तो लिखिएगा in this situation neither Fe nor Fm, in this situation neither Fe nor Fm will be 0, neither Fe nor Fm will be 0। ठीक, बट अब सुनना जरा बेटा, मतलब Fe इंडिविजुअली मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कोई जीरो नहीं होगा अगर वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती है, बन सकता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हो। जैसे एक सीट पे तीन लोग आगे कहीं हैं, पीछे ही हैं। चलो खड़े हो बेटा तीनों, 1 2 3 खड़े हो जाओ। अब ये बीच में है, वैसे 3 की जरूरत है, आगे 2 वाले हैं तो काम ही नहीं चलेगा, 3 वाले हैं पीछे, देख लेना बेटा। ठीक, तो ये कंडीशन 3 लोग हैं, अब ये बीच में है नेट। ठीक, मान लो इधर ये खींच रहे हैं, उधर वो खींच रहे हैं। अब कंडीशन क्या होगा, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, दोनों लोगों ने अपनी तरफ बराबर फोर्स से खींचा, दोनों लोगों ने अपनी तरफ क्या किया? बराबर फोर्स से खींचा, तो बीच में लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अगर दोनों लोगों ने अलग अलग फोर्सेस से खींचा तो जिसकी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी उधर की तरफ चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेट होगा। ठीक, और अगर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिफरेंट एंगल पे लग रहा है, तो वो सिचुएशन फिर बनेगा, उनका रिजल्टेंट जो आएगा वेक्टर सम करके हम लोग निकालते हैं।
बट अपने लेवल पे जो कहानी बनती है वो सिचुएशन ऐसे डिजाइन की जाती है जब एफ और एफ दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो। उस केस में हम लोग वहां पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे रिलेट करके वेलोसिटी, और एक आपने टर्म पढ़ा होगा वेलोसिटी सेलेक्टर, याद आ रहा किसी ने? साइक्लोट्रॉन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? साइक्लोट्रॉन सुना है? अरे हिंदी में भी साइक्लोट्रॉन बोलते हैं बेटा। हाँ साइक्लोट्रॉन, बैठ गए भैया, साइक्लोट्रॉन ही हिंदी में बोलते हैं भाई। ठीक ठीक, कट गया, हम लोग कटी वाली चीज को नहीं देखते हैं। हाँ उंगली कट जाएगी तो आप निकाल के फेंक देंगे। अरे बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो कट जाती हैं फिर भी काम आती हैं, है ना, तो उनको भी थोड़ा सा पलट दिया करिए, इसीलिए कहते किताब से पढ़ो, और तो लोग चिट से पढ़ते हो। हाँ चलो देखो, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी होगी, तो जो अब क्या वेलोसिटी सेलेक्टर यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि चार्ज पार्टिकल जो हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी की जरूरत होती है उन दोनों के मैग्नीट्यूड को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, या मैग्नीट्यूड के रेशियो को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम लोग वहां से निकालते हैं उसकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की क्या होगी। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल उसको हाई वेलोसिटी जिसका प्रोवाइड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, क्या लिखा था बेटा? बोथ एक लोग पूरा पूरा बोल दो यार, तेज तेज बोलो बेटा। हाँ, इन दिस सिचुएशन नाइदर एफ इन और एफ एम विल बी जीरो, बस लिखिए। तो उस केस में ना तो एफ ए और ना ही क्या होगा, एफ एम की वैल्यू जीरो होगी। बट if their resultant if their resultant will be zero, if their resultant will be zero, then अगर दोनों का रिजल्टेंट जीरो है, एफ ई और एफ एम तो जीरो नहीं हो सकते, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है बेटा, जीरो हो सकता है। और ऐसी पॉसिबिलिटी तब बनेगा जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम सेम हो, और क्या जो वैल्यू है वो सेम है, और डायरेक्शन दोनों के कैसे हैं बेटा, अपोजिट हैं। तो एफ ई प्लस एफ एम की वैल्यू जीरो है, या आप कह सकते हो आ करके एफ ई इक्वल टू कितना, एफ एम। अगर मैग्नीट्यूड में करेंगे डायरेक्शन में लेंगे तो फिलहाल हम लेते हैं, अगर वाल मैग्नीट्यूड में लेंगे तो मॉड करेंगे तो माइनस साइन घट जाएगा, और ऐसा ही लिख लेंगे आप, मॉड ऑफ एफ इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, एफ एम हो जाएगा। और एफ ई की वैल्यू क्यू इंटू ई होता है, और इसकी वैल्यू क्यू वी वी है। परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 हो गया, और 90 की वैल्यू कितना, साइन 91 हो जाएगा। ठीक, तो क्यू ई इक्वल टू क्यू वी वी, यहाँ से देखो कट गया। अगर वेलोसिटी हमें निकालना है तो ई अपान क्या, v, इसी का यूज करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर में बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जितना ज्यादा होगा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी उसमें उतनी ही ज्यादा होगी, और रेशियो जितना कम होगा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी कम होगी। ठीक, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो दिखा दीजिएगा, हो गया, देखिएगा। This principle is used in velocity selector. This principle is used in velocity selector to get
to get a charged beam having a specific velocity, to get a charged beam having a specific velocity, to get a charged beam having ये specific velocity, charged beam having specific velocity, charged beam having specific velocity। तो स्पेसिफिक वेलोसिटी क्या करने के लिए, अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए इसका हम यूज करते हैं हैविंग ए स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो ये चीजें आपकी होती हैं, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो कहाँ लगे थे बेटा, कहाँ से आ रही है, अभी कॉलेज चल रहा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, किस में पढ़ती हो, चलो लिखो। तो उस केस में है टू गेट ए स्पेसिफिक वेलोसिटी, तो इसी का यूज करते बेटा। पहले आप पढ़ते थे साइक्लोट्रॉन, क्या कहते थे बेटा, साइक्लोट्रॉन, बट आज की डेट में आप साइक्लोट्रॉन क्या कर दिया गया, हाँ क्या कर दिया जी, कट कर दिया, डिलीट मार दिया, ठीक। तो इसलिए हम लोग कट वाला नहीं पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज नुकसान करता है, हाँ। चलिए, कट करते करते सब कुछ कट ही कर दे रहे हैं। अच्छा खासा कई चीजें ऐसी थी जहां से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होते थे, उसको उड़ा दिया। क्या बहुत पूछते हैं ना, रहेगा नहीं तो पूछेंगे कैसे। चलो ठीक बेटा, फिर आलिए साइक्लोट्रॉन और हॉल इफेक्ट वगैरह आपको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया यहाँ से। लॉरेंस फोर्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे कोई भी बेटा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है आपका, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसपे अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू किस रिलेशन से हम ऑब्टेन करेंगे और वो किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। Force on current carrying conductor in magnetic field। ठीक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप रखते हो तो उस पर फोर्स किस रिलेशन से ऑब्टेन करेंगे, वो वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है, ठीक। जैसे हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एक बार, बायो-सावर्ट लॉ, याद आ रहा है कुछ, तो वहां फील्ड निकालने के लिए यूज करते थे। यहाँ फील्ड नहीं निकाले, इस समय फील्ड के अंदर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी उसको हमें डिटरमाइन करनी है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस कंडीशन में उस पे फोर्स की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा बेटा। कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म दिखाने के लिए हमारा इनके बीच के सेपरेशन सेम सेम होना चाहिए बेटा। इनके बीच के जो सेपरेशन है वो कैसा हो, सेम सेम है, तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म कह लेते हैं। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर करंट इसमें से पास आउट हो रहा है, ठीक, तो इसके स्मॉल लेंथ डीएल पे मान लो हमने ले लिया, एक स्मॉल लेंथ ले लिया बेटा डीएल। इस लेंथ पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको बी दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड जो उस रीजन में लाई कर रहा है वो यूनिफॉर्म है और वैल्यू आपको बी दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे बोला क्या जाता है कि जो फोर्स लगेगा उस पे वो एक तो आपका डिपेंड करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा फोर्स उस पर उतना ज्यादा लगेगा। दूसरा, जो करंट आपके पास आउट हो रही है, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसमें से पास होने वाले करंट जितना ज्यादा होगा, फील्ड वहां पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और नेक्स्ट कंडीशन होता है उसकी लेंथ पे, जितना आपने सेगमेंट को कंसीडर किया है
या उसका पूरे सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। और अगला कंडीशन होता है करंट एलिमेंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के डायरेक्शन पे साइन ऑफ एंगल। तो फाइनली आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सबको पढ़ाया गया होगा, F इक्वल टू BIL साइन थीटा पढ़ा है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा या BIL साइन थीटा जो भी आपने पढ़ा हो। तो वो कंडीशन है, इन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख लीजिएगा, फोटो अभी बना ही लो, बगल में बना लो तो दिखाया जाए। बेटा रहने सीट दे दो तो साइन कर दो। बाकी सबका हो गया है। बन गया बेटा, लिखना। If a current carrying conductor is present in magnetic field, then it experiences magnetic force whose value depends on following factors। इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करेगा। अब देखो बेटा, हम लोगों ने कल अभी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के बारे में पूछा था। इसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में आपको बताया गया था। तो चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता था, ठीक है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा था। वहां जो वेलोसिटी लेते थे बेटा, यहाँ पे करंट ले लेंगे। वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के मोशन को हम लोग क्या कह लेंगे, करंट कह लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू होगी किस लॉ से निकाला था, डायरेक्शन उसका। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होगा, हाँ कैसे निकालोगे, राइट हैंड है कि लेफ्ट है, तो राइट बोल रहा जी, ठीक। जैसे हम लोग मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाला था ना बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वैसे आप यहाँ निकाल लो। वहां पे लिखा था FBV लेते थे, यहाँ FBI ले लेंगे। जो वहां पे आपको कल समझाया था कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वही करंट की डायरेक्शन होता है। तो वहां पे FBV कहते थे, यहाँ FV क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब अगर हमें निकालना हो बेटा, ये जो हमने करंट एलिमेंट DL लिया है, इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, देखो FBI। देखो यहाँ पे फील्ड हमारा जो है क्रॉस से दिखाया तो अंदर की तरफ है, करंट कितना जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन हमारा होगा कहीं पे आपका इधर की तरफ लगेगा, ठीक। ये ऐसे मुड़ रहा है तो ये F, देखो फील्ड अंदर इधर, तो फोर्स किधर जा रहा है, इधर की तरफ। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आपकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। अब फोर्स की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर्स पे, तो F की जो वैल्यू आपकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B के। दूसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा करंट I, करंट जितना ज्यादा पास आउट होगा फील्ड की क्या फोर्स उतना ज्यादा उस पर लगेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके,
अगर हम स्मॉल लेंथ डीएल ले रहे हैं, डीएल, ठीक, एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, साइन थीटा, यानी कि करंट एलिमेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, इनके, अब इन सभी को कंबाइन कर दो तो ये एफ की वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल टू आई बी आई एल कर लो, बी या ऐसे कर लो, चलो बी आई डी एल साइन थीटा, और अगर डीएल का इंटीग्रेशन हम लोग क्या ले लें, कितना, एल ले लिया जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन डीएल की जो वैल्यू आपकी है, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसी की वैल्यू कितना ले लिया जाए, एल के बराबर ले लिया जाए, तो यही होगा एफ, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते तो कितना मिलता है बेटा, 1, तो बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, सर गायब हो रहा है इसका, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देंगे कि जो उस पर फोर्स लगेगा, टोटल लेंथ अगर आपका एल है तो एफ की वैल्यू हो जाएगी बी आई एल के बराबर। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, अगर इसी को इसमें लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में, तो लिखा था आई एल क्रॉस बी लिखा जाता है इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ की जो वैल्यू होगा आई एल क्रॉस बी। ये कंडीशन आपका होता है, कोई भी अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी, वहां से जो वैल्यू आपकी मिलेगी। अब चूंकि यहाँ डीएल के टर्म में ले रहे हैं तो आप डीबी कर लिए या यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बी आई है इंटू डी एल साइन थीटा। हो गया। बोला जाता है कोई क्लोज लूप है, कैसा है बेटा, एक क्लोज लूप है तो उस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर कोई लूप क्लोज है तो उस पे नेट फोर्स लगने वाला क्या आएगा, हाँ वही, सब पे अपोजिट डायरेक्शन लग के कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक रीजन और कुछ इसके अलावा, हैं आई क्यों जीरो होगा, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे यार, तो आई कहाँ जीरो कर रहे हो। इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अरे जहां से चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे ना, ठीक, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। या नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ लगने वाला हर सेगमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो कलर पेंसिल से एरो आके नोट कर लीजिए पॉइंट करके, बोले फॉर ए क्लोज लूप, फॉर ए, ये नोट कर लिया है ना, लिखिए फॉर ए क्लोज लूप द वेक्टर सम ऑफ डीएल, वेक्टर सम ऑफ डीएल is always zero, is always zero, so net force on the loop will be, net force on the loop will be zero, net force on the loop will be zero। तो उस कंडीशन में जो उस पर नेट फोर्स लगेगा बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी जीरो, ठीक। तो अगर कोई क्लोज लूप है तो उस पर नेट जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। आप दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, एक तो हमारा कहा क्या, जो क्लोज इंटीग्रल होगा डीएल का वो जीरो होगा इसलिए जीरो, या हर सेगमेंट पे जो लगने वाला फोर्स है वो एक दूसरे को क्या करेगा,
कैंसिल आउट कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए जीरो हो जाता है। तो ये केस आपका होगा, फोर्स की वैल्यू जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर कोई करंट लूप है तो उस पर कैसे डिटर्मिनेशन होता है इसके बेस पे निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो ये तो केस हो गया बेटा, अगर कोई फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं किसी करंट कैरिंग क्या कंडक्टर है तो उस पर क्या होगा। अब डायरेक्शन के लिए हमने लेफ्ट हैंड रूल बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके आप निकाल लीजिए, या राइट हैंड पाम रूल, इससे बेहतर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग देख लो बेटा कैसे होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा जाता है, थंब को हम लोग रख लेते हैं किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, जो पुशिंग साइड ऑफ पाम होगा वो यहाँ पे फोर्स देता है। जैसे देखो फिंगर्स कहाँ, फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में क्या हो गया, थंब हो गया, तो पुशिंग साइड किधर है, लेफ्ट साइड में, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। यानी कि आप चाहे राइट हैंड पाम रूल का यूज कर लो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, दोनों से एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो उस केस में फिलहाल इसके लिए फोर्स के लिए राइट हैंड पाम रूल ज्यादा इजियर होता है, बाकी आप कहीं से भी निकाल लीजिए सबका रिजल्ट सेम सेम रहता है। जैसे आपको बोला गया था वहां पे पीछे, तो उस केस में कौन सा सबसे ज्यादा इजीली हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ के लिए फिलहाल अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आप निकालते हो फोर्स, तो सबसे इजीएस्ट जो रूल है वो राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। बाकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल लीजिए, चाहे किसी से निकाल लीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम सेम मिलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग, अभी तो टाइम होगा ना, ये क्वेश्चन करा दें। लिख लीजिए, का क्वेश्चन ही कर लीजिए, कितना टाइम है उसी अनुसार बताओ। तो कभी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है बेटा, हाँ क्या हुआ जी, 20 मिनट है, चलो ठीक, लिखिए। अब एक कॉन्सेप्ट कर लो, जो टाइम बचेगा फिर उसको क्वेश्चन करा देंगे, है ना। लिखिएगा, अब क्वेश्चन करके आइए, कल फिर और करा देंगे। लिखिए, फोर्स बिटवीन, हेडी करो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, force between two parallel current carrying conductor। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उनके बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक। मान लो बेटा दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल ही रखे हैं, एक में करंट I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे में करंट I2 फ्लो हो रहा है, इनके बीच का सेपरेशन आपका R है, इनके बीच का सेपरेशन कितना लिया आपने, R लिया, R डिस्टेंस पे हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फिलहाल फ्लो हो रहा है, एक में I1 है, दूसरे में कितना है I2 है। अब R डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक। हम ए ही ले लेते क्योंकि रेडियस के टर्म में R ज्यादा यूज करते हैं। मान लो हमने यहाँ डिस्टेंस आपने ये ले लिया बेटा, मान लो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ए है, ए है, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, ठीक। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ए है। अब कंडीशन क्या हो रहा है कि बोला क्या, कोई फील्ड वोल्ड नहीं है यहाँ पे, कोई एक्सटर्नल फील्ड आपको दिया नहीं गया है, ये दो आपके वायर हैं, दोनों में करंट आपका I1 I2 फ्लो हो रहा है, दोनों पैरेलल ही रखे हुए। पूछा जा रहा है क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा या नहीं, अगर लगेगा तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा, कितने लोग बताएंगे। फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल करंट आपका फ्लो हो रहा है दोनों वायरों के बीच में, दोनों वायरों के थ्रू। तो उस केस में क्या इन पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या नहीं, अगर करेंगे तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा।
करेंगे तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा? हाँ ठीक, अट्रैक्टिव नेचर होगा या रिपल्सिव नेचर होगा? फोर्स लगेगा मतलब, तभी तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगा जब लगेगा। अच्छा, फील्ड नहीं है तो कैसे लगेगा, कितने लोग बताएंगे? और फील्ड तो दिया नहीं यार, हम लोगों ने पढ़ा F = BIL sin थीटा, तो अगर फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कैसे लग रहा है ये बताना आपको। और कोई? आप लोग तो कोरोना वाले में पास हुए नहीं हैं, कोई इसमें से कोरोना काल वाला? कोरोना काल आप हो? अच्छा जी, अभी हो? चलिए, जैसे कोरोना काल में था भी मेहरबानी ऊपर वाले की थी और लोग पास हो गए, लेकिन बाकी जो कोरोना काल में नहीं पास हुए हैं वो तो पढ़ के पास हुए होंगे। ऐसा नहीं वो नहीं पढ़े हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, बट बाकी लोगों ने तो एग्जाम दे के आए हैं ना। हाँ, कि जुगाड़ था वहां भी? कितने लोग जुगाड़ वाले थे? नहीं थे ना? अब कुछ तो बताया करो यार, तुम तो एकदम साइलेंट वाले। हाँ ठीक, कि पड़ोसी ने लिख दिया था। हाँ देखो अब कितना तेज आवाज आया, तो पढ़ के बताया कर बेटा। नहीं, हम कैसे मानेंगे अपने से लिखा था, जब कोई बोला कि तभी तो। करंट बेटा फ्लो हो रहा है, बोला कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फोर्स कैसे लगेगा? पूरे क्लास में एक लोग केवल हाथ उठा रहे, हाँ कैसे लगेगा? अच्छा, 2 लोग सुन के ये भी गए, हम भी आते हैं। बता भैया, तुम्हें बता। चलो हाँ जी, हाँ अच्छा, प्रोड्यूस कर, जी जी जी, तब अच्छा अकेले अगर हो तो भी करेगा फोर्स? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा कि फोर्स भी उस पर लगेगा? अकेले वायर हो, करंट भी फ्लो हो रहा है, आपने कहा फील्ड भी प्रोड्यूस हो गया, तो फिर क्या चाहिए? दोनों हैं, तब भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा या नहीं? हाँ जी, अकेले अगर वायर है तो। एक कहानी सुना है, वो लोग बोलते हैं अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, सुना है कि नहीं? ऐसा अक्सर बोला करते हैं, जैसे आप कितना भी दुष्ट कोई भी हो, अकेले जब कहीं बाहर जाता तो क्या हिंदी में कहते हैं, क्या दुष्टपना नहीं करता है वो, ठीक, लेकिन जब ग्रुप में होता तो क्या उसकी दादागिरी बहुत ज्यादा होने लगती है ना? इसीलिए पुलिस वाले क्या एक बीच में आता है, जब इलेक्शन होने वाला होता है, कुछ धाराएं लागू हो जाती हैं शहरों में या हर जगहों पे कि 4 से ज्यादा इकट्ठा पाए गए तो अंदर। हाँ ठीक, कौन सी धारा है जी? हाँ ओके साहब, हाँ नहीं जानते? चलिए ठीक, धारा 44। हाँ ऐसा कुछ होता है ना? अच्छा तो बता जी, खड़ी हो, कौन सा धारा होता है? ना ये पढ़ती है ना वो पढ़ती है, तो कुछ तो पढ़ ले बेटा, नहीं तो मम्मी वाला फिर पकड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक, हाँ ना, या तो यहाँ वाला पढ़ ले या तो पापा वाला पढ़ ले, नहीं तो ना मम्मी वाला ना यहाँ वाला ना पापा, तो मम्मी वाला बचेगा एक ठू। हाँ चलो बताओ, बैठो बेटा। जब सिंगल रहेगा ना, फील्ड तो अप्लाई करेगा, लेकिन फील्ड अप्लाई करेगा तो उसके इसमें क्या है, ठीक, अगर सिंगल ही वायर है तो वहां पे फोर्स फिर एक्सपीरियंस नहीं करेगा, अपने सराउंडिंग में फील्ड अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे क्या है, इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड मिलेगा, इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड मिलेगा, तब म्यूचुअली वो क्या करेंगे, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो याद रखेंगे म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो म्यूचुअली वो रिपेल करते हैं। अगर दोनों वायरों में, पैरेलली वायरों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो म्यूचुअली उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो म्यूचुअली वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नहीं, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा, अब डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, सेम में है तो अट्रैक्ट, अपोजिट में है तो रिपेल। आपको एक एग्जांपल बताते हैं, गर्मी के टाइम पे आप पहले जब ओपन वायर हुआ करता, अभी तो केबल सिस्टम हो जा रहा है ना पोल पे, अभी सारा क्या हो रहा है, कोई केबल सिस्टम चेंज हो जा रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था, ओपन वायर हुआ करते थे, तो आप देखते होंगे गर्मियों के टाइम पे अक्सर क्या होता है, 2 वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते तो और क्या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता था, मतलब स्पार्किंग होके वायर मेल्ट कर जाते थे। इसी वजह से गर्मियों में गांव के साइड में सप्लाई बंद कर दी जाती है, गेहूं खूब जलता है ना अप्रैल महीने में, ठीक, तो उसका रीजन वही होता था कि एक तो हवाएं तेज चलती हैं, टेम्परेचर हाई होता है, और उसकी वजह से वायर में एक्सपेंशन हो जाता है, वायर लूज हो जाता है, लूज होने की वजह से क्या करते हैं, पैरेलली चूंकि वायर होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से क्या करता है,
अगर ज्यादा लूज है वायर तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है और वहां पे स्पार्किंग होकर मेल्ट करके वो गिर जाता है। ठीक, तो वो कंडीशन आपकी जो होती है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे और उस अगर डायरेक्शन करंट का सेम सेम है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक, उसी अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इसीलिए देखो पहले वो ओपन वायर होता था तो बीच बीच में दो वायरों को जहां लूज होता था वो डंडियां बांध देते थे। वैसे उसके लिए इंसुलेटेड आता है रॉड है, लेकिन वो रॉड को छोड़ के क्या लकड़ी तोड़ के बांध देते थे, सूखी सूखी बांस वाली है। तो वो तो फिलहाल अपना हिंदुस्तान है, जुगाड़ पे चलता है। तो I1 I2 तो ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। तो अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो हमेशा म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे होगा जरा समझ लो। देखो ये आपको करंट इसमें फ्लो हो रही है, हम लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड पाम रूल, पढ़ा था ना, राइट हैंड क्या पाम रूल। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करनी है, तो हम लोगों ने लिया था करंट की डायरेक्शन में थंब को, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन फील्ड का निकालना उधर फिंगर्स को, और पुशिंग साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता था। तो ये कंडीशन करंट ऊपर, पॉइंट हमारा राइट वर्ड, तो फील्ड किधर आ रहा है देखो अंदर की तरफ, यहाँ पे फील्ड किधर हुआ बेटा अंदर की तरफ। इधर वाले को ऐसे ले लो, करंट किधर है ऊपर, पॉइंट किधर राइट वर्ड, तो फील्ड किधर आएगा बाहर की तरफ। तो इस वाले वायर पे जो फील्ड हमें मिल रहा है वो बाहर की तरफ, बाहर को डॉट से दिखाते हैं बेटा, अंदर वाले को क्रॉस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड हमने B1 ले लिया, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड हमने क्या ले लिया B2 ले लिया। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया जाता है बेटा, इनफाइनाइटली कैसा है ये लॉन्ग वायर है। ये लेंथ के लिए हम लोग फिलहाल यहाँ कंसीडर करते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू पर यूनिट लेंथ वगैरह निकालने के लिए। ठीक, अब फील्ड भी मिल गया, करंट भी मिल गया, इसका मतलब फोर्स भी लगेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो FBI, देखो FBI, हम इस वाले वायर की बात करते हैं। देखो इस पे क्या है कंडीशन, करंट ऊपर और फील्ड आपकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ये करंट फील्ड बाहर F है, B है और ये I है। करंट देखो इसमें कहां जा रहा है ऊपर की तरफ, फील्ड आपकी तरफ यानी बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर मिल रहा है राइट वर्ड। ठीक, इस वाले पे देखो यहां पे जब दिखाएंगे FBI, देखो आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ, तो हमारा ये फिंगर अंदर की तरफ हुआ और मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, तो इधर की तरफ आपका फोर्स लगा। यानी दोनों एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं बेटा। एक दूसरे की तरफ लगने की वजह से जो पैरेलल वायर था ना, अगर ये लूज है तो बीच में क्या हो जाता है बेंड हो जाता है, एक दूसरे की तरफ झुक जाता है। ठीक, एक बार पहले के टाइम पे ऐसे खाली इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, इफ टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, ठीक, देन दे म्यूचुअली अट्रैक्ट या म्यूचुअली रिपेल। तो अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद शेप कैसा उसका हो जाएगा, तो बीच में एक दूसरे की तरफ झुक जाएंगे। तो ये कंडीशन आपका होता है, अगर करंट आपके सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसका रिजल्ट ये होता है बेटा। अगर जस्ट इसी का उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, नहीं फैल जाएंगे। ठीक, तो अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, और सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो एक दूसरे की तरफ जाते हैं। याद है इतना? चलो तो कुछ लिख लिया जाए, नहीं लिखा जाए, लिख लो बेटा, नहीं तो फिर कल यही कराना पड़ेगा। हम फोटो वोटो बनाए हैं, आप भी बना लो। बहुत कहानी हम लोग नहीं लिखेंगे, कि अपने बोर्ड में पढ़ा होगा तो उसमें डेरिवेशन भी इस पे बनता है। ठीक, बोर्ड में आपको डेरिवेशन भी इस पे था, कैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं।
हो गया, जल्दी कर बेटा, लिखिएगा। द फोर्स, अब देखो एक मिनट सुन लो बेटा, जैसे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकालना होता तो किसी करंट कंडक्टर की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? और उसके इसमें φ1 φ2 की वैल्यू इनफाइनाइट लेंथ का है तो कितना ले लेते थे? 90 तो 1, तो μ0/4 2I/r होता था, याद आया? तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें बेटा, ऐसे समझ लो, फिर लिखेंगे फार्मूला ही। अगर यहाँ B1 की वैल्यू आप लिखोगे तो B1 की वैल्यू जो आपकी होगी तो ये आएगा μ0/4 2 का I1/r। फील्ड हमारा इनवर्ड है, किधर की तरफ? अंदर की तरफ। B2 देखो हम लोग इस पे निकाल रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B2 लिखा है, तो B2 की वैल्यू होगी उतना ही μ0/4 2I2 कितना R। यहाँ पे फील्ड है किधर? आउटवर्ड। फोर्स अगर आप निकालेंगे, मान लो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो F2 है, इस पे फोर्स लगने वाला कितना है? F1 है। तो फोर्स निकालोगे, F1 की वैल्यू, F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, अगर L लेंथ के लिए आप निकाल लो, मान लो फोर्स हम लोग निकाले BIL, क्या होता था? BIL परपेंडिकुलर आपका है तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो F की वैल्यू हो जाएगी F1 F2 बराबर होगा B इंटू I इंटू L। अगर B1 वाला लोगे तो यहाँ पे I2 लीजिए, अगर यहाँ B1 लेंगे तो यहाँ I2 लेंगे, यहाँ B2 लेंगे तो यहाँ पे I1 लेंगे, ठीक। तो B1 की वैल्यू आपने निकाला μ0 कितना? 4 2I1/r इंटू I2 इंटू L, इंटू क्या हो गया बेटा? L। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो μ0/4 2I1 I2 इंटू L कितना? R। ये हो गया फोर्स की वैल्यू। इतना ही फोर्स दोनों पे लगेगा बेटा, टोटल ये लेंथ पे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट क्या लेंथ अगर आप निकालोगे बेटा तो F/L, यानी F की वैल्यू हो जाएगी F कितना? L। तो इसकी वैल्यू आएगी कितना? L कट जाएगा तो बचेगा कितना? μ0/4 2I1 इंटू I2 क्या? R लिया कि A लिया है? अब हम जब R लिख दिया तो यहाँ R बना लो यार, जब R लिख दिया फिर से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ R ले लो। तो μ0/4 2I1, यानी कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा F डैश की वैल्यू, ये आ गया हमारा μ0/4 2I1 इंटू I2 R के क्या होता है? तो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही उनके बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट क्या होगा? ज्यादा होगा, उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसीलिए आप देखते होंगे जो आपको 33,000 वोल्ट वाला जाता है बड़े पोलो से, ठीक, उसके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा रखा जाता है बेटा। वो ज्यादा रखने का रीजन यही है क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, यानी करंट की वैल्यू भी होगी, तो उस कंडीशन में उनके बीच में अट्रैक्शन के चांसेस यानी फोर्सेस क्या होंगे? पास होंगे तो ज्यादा होगा तो म्यूचुअली क्या करेंगे? एक में कोलैप्स कर जाएंगे, इसीलिए उनका सेपरेशन ज्यादा रखा जाता है। या बाहर से जो 11,000 वाट का क्या वोल्ट का जाता है सप्लाई, उसमें भी देखो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं, आपने पोल देखा होगा ना, तो पोल पे इस टाइप से जाता है, एक वायर यहाँ से न्यूट्रल है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इनके बीच की गैपिंग ज्यादा रखी जाती है। जबकि जब शहर में हम लोग वायर लेते हैं तो ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे होता है ना एक ही पैरेलली, तो इनके बीच सेपरेशन कम होता है, इसीलिए आके क्या कर जाते हैं, वो लूज जब होते हैं तो एक दूसरे से क्या कांटेक्ट में आ जाते हैं और स्पार्किंग हो जाती है, ठीक। तो ये केस आपके जो होते हैं बेटा, उसका रीजन इसीलिए होता है, जब जितने ज्यादा वोल्टेज का हम लोग रखते हैं उतना ही क्या उनके बीच के सेपरेशन को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि घरों में सप्लाई जो आती है 220 वोल्ट है, ठीक है। आपके ट्रांसफार्मर तक जो सप्लाई आती है वो 11,000 वोल्ट की होती है, और जो पावर हाउस यानी जहां से प्रोडक्शन है वहां से आती है 33,000 वोल्ट का होता है, ठीक। तो फिलहाल नोट कर लीजिएगा, इतना समझ गए हैं, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है ना, जल्दी करो। चलिए इतना कर लीजिएगा, और यहीं पे एक डायरेक्शन और दिखा लेना, अब उसको अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, I1 और I2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन।
और जब रिपल्सन लगेगा तो एक दूसरे से क्या करेंगे, ये दूर जाएंगे, इनका कंडीशन अट्रैक्ट हो रहे थे, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर कल आपको मूविंग चार्ट पार्टिकल के बीच में फोर्सेस कितने होंगे वो फिर कराए जाते हैं, ठीक है बेटा।